नमस्कार दोस्तों, अमित स्टडी पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास की शुरुआत एक कविता से करेंगे जो हम लोग ने बचपन में पढ़ी थी। एक कविता था, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। एक दिन जब आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में आई मेरे बहुत बड़ा है यह संसार। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं, बात हम करने वाले थे दुनिया का। दुनिया, तो जो दुनिया, और इस कविता में उस दुनिया को कहा गया है संसार। बोले थे ना, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार। तो संसार जो है अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग जानकारों के लिए अलग अलग है। जब वह चूजा अंडे के अंदर था तब लगता था अंडा जितना बड़ा है बस इतना बड़ा ही है दुनिया। जब वह चूजा अंडे से बाहर निकला घोंसले में, तो घोंसला जितना बड़ा था उतना बड़ा उसको दुनिया नजर आ रहा था। और जब वह घोंसला से खुदक के पेड़ के शाखा पर गया तो लगता हुआ इतना ही बड़ा दुनिया है। लेकिन जब उसका पंख बड़ा हुआ, यानी आप लोग के भाषा में जब उसकी जानकारी बढ़ी और वह आसमान में उड़ा, तब उसको तो कोई ओर छोर नहीं मिल पाया, तब लगा कि उसको बहुत बड़ा क्या है, संसार है। तो हर किसी के सोच का अपना दुनिया अलग अलग है। किसी को लगेगा कि नौकरी मिल गया तो मेरा दुनिया मिल गया, और किसी को लगता है कि मंगल चांद पर पहुंच गए तब भी अभी बहुत कम प्राप्त किए हैं, बहुत आगे प्राप्त करना बाकी है, जानना बाकी है। तो सबकी दुनिया अलग अलग है। लेकिन जिसकी भी दुनिया जहां तक हो, उस दुनिया में दो ही चीज देखने को मिलता है। किसी भी दुनिया में अगर आप गौर फरमाइएगा तो सिर्फ किसी के दुनिया में दो ही चीज देखने को मिलेगा। एक मिलेगा मैटर, क्या मिलेगा, और एक मिलेगा एनर्जी। किसी की भी दुनिया में, चाहे वह छोटा बच्चा हो या बहुत बड़ा जानकार वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता क्यों ना हो, दो ही चीज देखने को मिलेगा जहां भी देखिए, मैटर और एनर्जी। किसी तीसरा चीज का आप नाम बता दीजिए कि इसके अलावा आप कुछ जानते हैं। मैटर मीन्स पदार्थ, मैटर मीन्स पदार्थ, और एनर्जी मीन्स ऊर्जा। ये इसका हिंदी हुआ। ठीक, समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जब हम पदार्थ का बात करेंगे तो दो चीज ध्यान रखिएगा कि सर आप लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं, क्या लंबा लंबा परिभाषा लिखा दें आपको? नहीं, परिभाषा से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कीवर्ड को पकड़ना होता है। आप पिक्चर देखे होंगे, कोई मिल गया, शायद ऋतिक रोशन का पिक्चर था। उसमें देखे थे जब उसका दिमाग थोड़ा कमज़ोर था तो उसके दोस्त सब बहुत आगे क्लास में चले गए थे, और बहुत ज़्यादा एज का हो के भी नीचे क्लास में था। और जब जादू यानी जो एलियन आया था उसके प्रभाव से जब उसका दिमाग बढ़ जाता है, और तब मैट्रिक का क्वेश्चन टीचर लिखे हुए रहता है, तो गौर कीजिएगा उस पिक्चर को, अगर नहीं देखें तो जाके देखिएगा। पूरा क्वेश्चन पर उसका नजर नहीं जाता है, यानी उस वर्ड पर जाता है जिससे, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको की वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कंपटीशन में भी आपको किससे क्वेश्चन पूछा जाता है? की वर्ड से। बाकी तो लैंग्वेज है, बाकी तो हिंदी है या इंग्लिश लैंग्वेज है, जो की वर्ड है वो समझ गए तो समझिए सब्जेक्ट की जानकारी आपको हो गई। तो हमने कहा पूरा दुनिया में दो ही चीज है, एक मैटर यानी पदार्थ और दूसरा एनर्जी। और वही इसी दोनों के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको
कि अगर मैटर को कैसे पहचानेंगे सर, तो कोई भी चीज जो आपको दिखाई दे रहा, कुछ भी कहे तो अब नाम लेके बताएं, टेबल, कुर्सी, मोबाइल, नहीं, कुछ भी जिसमें द्रव्यमान होगा, क्या होगा, यानी मास होगा, और जो स्थान छेकेगा यानी स्थान घेरेगा, यानी जिसमें क्या हो और जो क्या कहलाएगा। लेकिन क्या एनर्जी में द्रव्यमान होगा? नहीं होगा। इसका अगर एग्जाम्पल लीजिए तो एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं, कुर्सी, टेबल, मोबाइल, हवा, बोर्ड, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर? अगर आप एनर्जी का बात कीजिए तो हम लोग कह रहे हैं साउंड एनर्जी, SOUND, साउंड एनर्जी। साउंड मतलब ध्वनि ऊर्जा। हम भी बोल रहे हैं तो ध्वनि निकल रहा है, आप भी बोल रहे हैं तो मोबाइल का भी साउंड है, ट्रेन का भी साउंड है, ताली का भी साउंड है, ठीक ना? क्या इसको आप तौल सकते हैं? क्या नहीं तौल सकते हैं। चाहे वो साउंड हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी, इसी तरह का ये सब क्या है, एनर्जी का रूप है। तो पहले तो ये चीज़ समझना है कि पूरा दुनिया में हमको सीखना है तो क्या सीखना है, मैटर के बारे में सीखना है, और तो मैटर एनर्जी के बारे में सीखना है। मैटर का पहचान जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे उसको पदार्थ कह देंगे, ठीक ना? और जिसमें द्रव्यमान नहीं, इसमें द्रव्यमान है क्या? नहीं, तो ये सब क्या है, एनर्जी है, क्या है। इसी दोनों के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है पूरा दुनिया में। अब समझिए, इसके लिए सबके जानकारी के लिए एक वर्ड लाया गया जिसका नाम है विज्ञान। क्या नाम है? सर, हमको कोई चीज़ सीखना है, किसी चीज़ के बारे में जानना है, इस उद्देश्य से पढ़िएगा तो आपको समझ में अच्छा लगेगा, मन लगेगा। हमको तो लगता है, हमको हमेशा नया चीज़ सीखने का इच्छा करते रहता है। और एक बार नए हम रटेंगे, इससे एग्ज़ाम पास होंगे, ना रटाएगा ना आप एग्ज़ाम पास होंगे, क्योंकि आप प्रेशर लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो विज्ञान मतलब सर आपका ध्यान कहाँ, यहाँ देखिए ना सर, विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस, विज्ञान। यहाँ बी मतलब समझिए विस्तृत, पूरा डिटेल क्या है, किसी चीज़ के बारे में, अगर पेन के बारे में ही कर रहे हैं तो ये क्या है, किस अवस्था में है, कैसे बना है, इसको बनाने में किस किस चीज़ का जरूरत पड़ा है, इसका सबसे बेसिक एलिमेंट कौन है जिससे यह बना है, बनने के बाद इसका प्रयोग क्या है, इससे क्या क्या कर, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना ही क्या है। यानी हमने कहा किसी भी चीज़ का, अगर मान लीजिए ये आपका कॉपी है, ठीक है ना, एक्सरसाइज बुक है, तो ये इसका क्या काम है, ये कैसे बना, इसके बनने में क्या चीज़ का जरूरत हुआ, सब चीज़ के बारे में आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लिए, वही क्या है, विज्ञान। क्या विज्ञान समझ में आ गया ना सर? कि बच्चा जैसा किसी भी चीज़ के विस्तृत क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, बोल तो देंगे, क्या समझ में आएगा, पल्ले पड़ेगा नहीं। तो विज्ञान समझ में आ गया, किसी भी चीज़ के विस्तृत ज्ञान को विज्ञान कहता है। विस्तृत ज्ञान मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना कि वो क्या है, क्या यूज है, कैसे बना है, ठीक। तो विज्ञान, किसी भी चीज़ के विस्तृत ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान। बच्चा के क्लास में पढ़िएगा, यानी 5, 6, 7 इस सब में पढ़िएगा बच्चा के क्लास में, तो एक चलता है साइंस का बुक और एक चलता है सोशल साइंस का। आप लोग भी एनसीईआरटी का बुक तो जरूर पढ़े होंगे बच्चा में, ठीक ना। अगर आप बिहार के निवासी हैं, और कीजिए, मैंने कहा बिहार का निवासी, ये मैंने नहीं कहा कि बिहार का नागरिक। निवासी और नागरिक में सॉरी सर, थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है। निवासी और नागरिक में अंतर है। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी नागरिकता पूछेगा तो सिर्फ आप भारतीय हैं, लेकिन निवासी आप अलग अलग जगह के हो सकते हैं।
कोई बिहार का, कोई यूपी का, कोई एमपी का, कोई पश्चिम बंगाल का, कोई दिल्ली का, ठीक है, वो निवासी हुआ। और नागरिक तो हम क्या चीज़ बोले अभी? बिहार का निवासी का बात बोल रहे हैं, ठीक ना। तो हमने कहा, क्या कहा था? विज्ञान के बारे में बता रहे थे कि किसी भी चीज का विस्तृत ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान। नहीं, हम बता रहे थे आपको कि जब बच्चा 5, 6, 7 क्लास में पढ़ता है, आप लोग भी पढ़े होइएगा उस समय एनसीईआरटी का, और बिहार में है तो बीटीबीसी का बुक पढ़े होइएगा कि नहीं पढ़े हैं सर? यस सर। हाँ, पढ़े होइएगा। तो पढ़े होइएगा तो उस समय आपको साइंस का बुक होगा और सोशल साइंस का बुक होगा, और साइंस के बुक में आपको सब कुछ दिया हुआ होगा, और सोशल साइंस के बुक में जो आप अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं वो मिला के एक ही सोशल साइंस होगा, और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं उसको मिला के एक ही बुक होगा साइंस। और कम चीज़ था। बाद में जब आपका क्लास बढ़ते गया, दिमाग बढ़ते गया, जानकारी बढ़ती गई, तो आप अधिक जानकारी वाला बुक पढ़ते गए, तो सर एक ही बुक मोटा होते चले जाएगा। तो अध्ययन की सुविधा के लिए उसको 3 भाग में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। किसकी बुक को? साइंस की बुक की, विज्ञान की बुक को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। एक भौतिकी या भौतिक शास्त्र, दूसरा रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या भौतिकी या भौतिक शास्त्र क्या अलग अलग हो गया? नहीं, रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान क्या अलग अलग हो गया? रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, इसको आप इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, इसको केमिस्ट्री, और इसको बायोलॉजी बोलते हैं ना सर। तो क्या हुआ? साइंस को कई भाग में बांटा गया? 3 भाग में। किस लिए? अध्ययन की सुविधा के लिए। लेकिन सर गौर कीजिए, दोनों चीज हम एक ही जगह लिखे हुए हैं, कितनों भाग में कुछ भी बांट दीजिए, पढ़ेंगे हम इसी चीज के बारे में। क्या हम अपना बात करें, मनुष्य का बात करें, तो वह पदार्थ में आएगा कि एनर्जी में आएगा? पदार्थ में आएगा, क्योंकि सर हमारा भी क्या है, और हम भी स्थान छेदते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए जब अलग अलग भाग में बांटा गया तो डिफाइन किया गया कि हाँ इसमें इस चीज़ का अध्ययन करेंगे, इसमें इस चीज़ का। जैसे अगर रसायन विज्ञान है तो रसायन विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ का। रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ का। भौतिकी में किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ का अध्ययन इसमें भी होता है, किसके साथ जोड़कर? यानी पदार्थ तथा ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हम किस में करते हैं? आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो आप उसमें हीट चैप्टर पढ़े होंगे, लाइट चैप्टर पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? साउंड पढ़े होंगे। तो ये सब एनर्जी वाला चैप्टर हो गया, पढ़े होंगे। क्या आपने फोर्स उसमें नहीं पढ़ा है? कोलिजन, टक्कर नहीं पढ़ा है? क्या आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E बराबर mc², E मतलब एनर्जी और m मतलब मैटर या पदार्थ, मास, तो क्या उसमें पदार्थ और ऊर्जा के बीच में संबंध का अध्ययन नहीं पढ़ा है? तो क्या फिजिक्स में आप पदार्थ और ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पढ़ते हैं कि नहीं? केमिस्ट्री में पदार्थ का अध्ययन करते हैं, और उसी प्रकार बायोलॉजी में आप जीव का अध्ययन पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं? जीव। जीव मतलब जिसमें जान है, जिसमें जान। अगर वायरस में जान है तो हम वायरस को किस में पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में। अगर बैक्टीरिया में जान है तो, अगर गधा में जान है तो गधा को भी जीव विज्ञान में, और मनुष्य में जान है तो, क्लियर है ना। यानी जीवों का अध्ययन हम किस विज्ञान में करते हैं? जीव विज्ञान। आगे हम पढ़ते जाएंगे, हम इसका डिटेल भी समझते जाएंगे कि जीव क्या होता है, जान क्या होता है, कब हम जीवित समझेंगे, कब हम मृत समझेंगे,
और कम हम निर्जीव समझेंगे। सब जब हम इसके अंदर जाएंगे तो सब डिटेल से पढ़ते जाएंगे। अभी तो हम खाका आपको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो किस सब्जेक्ट में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, क्लियर हो गया सर। फिर ध्यान रखिए जनक, क्या नाम रखिए, जनक। जनक मतलब फादर, ठीक है ना सर। ये जनक क्या होते हैं सर, आपके जिंदगी में सबसे बड़ा योगदान आपके पिताजी का ही होगा, ठीक ना। कि नहीं सर, मम्मी का सबसे बड़ा योगदान है, दोनों का, दोनों का, ठीक ना। यहाँ फादर का मतलब यह नहीं जन्म देने वाला, यह नहीं। यहाँ फादर का मतलब यह हुआ कि उस चीज को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, वही बतलाता है, किसको, फादर को या जनक को। तो ये फिजिक्स में सबसे बड़ा योगदान न्यूटन साहब का, नाम तो जरूर सुने होंगे। और जहाँ देखिए कोई ऐसा जगह है जहाँ न्यूटन का नियम नहीं लगता हो, सभी जगह लगता है। और तो फिजिक्स में सबसे बड़ा योगदान किनका, न्यूटन साहब का। इसीलिए फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहा जाता है। याद रहेगा कि नहीं, किसको कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। इसके सामने लिख देंगे तो समझ जाइएगा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर, LAVOISIER, लेबो, कहीं पर जियर लगेगा, कहीं पर सियर लिखल रहेगा, नहीं समझे। तो एस का उच्चारण ज करता था लेबोजियर, और स कीजिएगा तो लेवोसियर, यानी LAVOISIER। लेवोसियर को क्या कहते हैं, किसका जनक, केमिस्ट्री का, यानी रसायन विज्ञान का जनक कौन, लेवोसियर। लिखा हुआ है एरिस्टोटल, क्या लिखा हुआ है, एरिस्टोटल। इन्हीं को हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरस्तु। यूनानी वर्ड है सर, क्या कौन वर्ड है, यूनानी वर्ड। चलिए अब हम आपको लिटरेचर का ज्ञान नहीं देने लगेंगे कि इंग्लिश का बहुत वर्ड ग्रीक से आया है, लैटिन से आया है, वो फिर अलग मैटर है, ठीक ना। तो जो आप अरस्तु एरिस्टोटल पढ़िए, ये लिखा रहेगा तब भी समझिएगा कि हाँ फादर ऑफ बायोलॉजी का बात हो रहा है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहा जाता है, अरस्तु को। किसको कहा जाता है, याद हो गया ना सर। आप जब पढ़िए सर, इस क्लास में आप ऑब्जेक्टिव रटने के लिए नहीं पढ़ रहे, समझदारी का विकास कीजिए सर। क्या समझदारी विकसित हो रहा है, वही करना है, ठीक ना। पढ़ाई हल्का लगने लगेगा। तो भौतिकी के पिता न्यूटन, रसायन शास्त्र के पिता लेवोसियर, और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। धीरे धीरे जब आप और ऊंचे क्लास में जाते हैं तो इसकी भी कई शाखाएं हो जाती है। जैसे फिजिक्स आप पढ़ते होइएगा तो फिजिक्स का एक जनरल फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते होइएगा। पता नहीं आप लोग कहाँ क्या पढ़े हैं, हमको पता नहीं। चलिए ऐसे समझिए, इसमें हीट का कोई अलग चैप्टर पढ़ते होइएगा, साउंड का कोई अलग, इस तरह से पढ़ते। उसी प्रकार अगर केमिस्ट्री में आप जाते होइएगा तो उस केमिस्ट्री भी आगे जाके इंटर में, अगर आप लोग साइंस, पता नहीं क्या है आप लोग का, साइंस है आर्ट्स है, इंटर में अगर जो बच्चा साइंस लेता है तो उसको केमिस्ट्री का भी 3 बुक पढ़ना पड़ता है। एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या आगे जाके केमिस्ट्री भी कई भाग में बंट जाता है। और फिर बायोलॉजी भी आगे जाके, मैट्रिक के बाद, मैट्रिक तक नहीं सर, मैट्रिक के बाद इंटर का बात कर रहे हैं, ये बायोलॉजी भी बॉटनी और जूलॉजी 2 भागों में क्या हो जाता है, बंट जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बच्चा से शुरू करते हैं साइंस के रूप में, और फिर 3 भाग में बांटते हैं, फिर इस 3 भाग को बांटते हुए आगे जानकारी प्राप्त करते हुए चले जाते हैं। ठीक है कि कोई डाउट है? लेकिन कुछ भी पढ़ेंगे तो हम पदार्थ और ऊर्जा के ही बारे में। क्लियर है ना सर? फिर अगर मान लीजिए सर यहाँ अगर हम पदार्थ की बात कर रहे हैं, किस में, केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो अगर आप इस पदार्थ का वर्गीकरण कीजिएगा, इस पदार्थ का क्या कीजिएगा, इसके वर्गीकरण का 2 आधार है। पदार्थ के
वर्गीकरण का कई आधार है। एक पदार्थ को बांटा गया है भौतिक आधार पर और दूसरा पदार्थ को बांटा गया है रासायनिक आधार पर। ठीक है ना। तो भौतिक आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। जबकि रासायनिक आधार पर भी पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? पढ़े तो होइएगा जरूर, लेकिन क्या बता सकते हैं? तत्व, यौगिक और मिश्रण। उतारिए। तो पदार्थ का हम लोग डिवीजन किए, क्लासिफिकेशन किए 2 आधार पर, एक भौतिक आधार पर, एक रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर बांटे किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैस में बांटे से। रासायनिक आधार पर जो हम बांटे, तत्व, यौगिक और मिश्रण में बांटे। इसको आप एक रूप में और बांट सकते हैं, शुद्ध और अशुद्ध के रूप में। मतलब जोड़ के पढ़िएगा, शुद्ध रासायनिक पदार्थ, ऐसे पढ़ा जाता है पढ़ने का तरीका। शुद्ध रासायनिक पदार्थ लिखिएगा तो बोर्ड भर जाएगा, समझ के पढ़िएगा, कम वर्ड रहेगा, समझ ज़्यादा पाइएगा। अशुद्ध रासायनिक पदार्थ, प्योर और इम्प्योर। शुद्ध को भी आगे जाके बांटिएगा तो शुद्ध बंटता है 2 भाग में। शुद्ध बंटता है 2 भाग। एक ऐसा इसलिए किए क्योंकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। तत्व में और यौगिक में, यानी एलिमेंट में और कंपाउंड में। और अशुद्ध में आ जाता है मिश्रण। कहने सर 2-4 दिन से तबीयत थोड़ा मिक्सचर। ये हो गया शुद्ध रासायनिक पदार्थ। और शुद्ध रासायनिक पदार्थ में आ जाएगा मिश्रण, और शुद्ध रासायनिक पदार्थ में क्या आ जाएगा? तत्व और यौगिक। ये वर्गीकरण या इसके बारे में बताने से पहले, कुछ दिन पहले से आपका ब्रह्मांड पढ़ा रहे थे हम लोग। हम आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ा रहे थे? तो उसमें आपको सुपरनोवा विस्फोट बताए होंगे। और सुपरनोवा विस्फोट में कौन सी क्रिया हुई थी? विशेष नाभिकीय संलयन। और उसके फलस्वरूप सिर्फ नाभिकीय संलयन में तो हाइड्रोजन से क्या बना था? हीलियम बना था। लेकिन विशेष नाभिकीय संलयन में उसके बाद लिथियम का भी निर्माण हुआ, कार्बन का भी, और अन्य तत्वों यानी एलिमेंटों का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। याद आ रहा है कि भूल गए? याद आ रहा है।
और आज जो अगर हम पीरियोडिक टेबल में 118 लगभग यही ना है, कुछ नया नया खोज होते जा रहा है, लगभग 118 जो एलिमेंट का मतलब के बारे में हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो क्या है? तत्व है जिसका कि निर्माण सुपरनोवा विस्फोट से हुआ था। ये जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसको भी आगे जाके कई भाग में बांटेंगे, 3 भाग में। इस एलिमेंट को भी आगे जाके कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। एक को कहेंगे मेटल, दूसरे को कहेंगे नॉन मेटल और मेटेलॉइड। क्या कहेंगे? मेटेलॉइड। किसी को कहेंगे? मेटेलॉइड। मेटल का हिंदी होगा धातु, नॉन मेटल का हिंदी होगा अधातु, और मेटेलॉइड का हिंदी होगा उपधातु। क्या होगा? उपधातु। और सबके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है, हल्का भारी, उससे कई क्वेश्चन निकलते जाएंगे। तो खाका है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है ना। फिर अगर आप मिश्रण के बारे में बात करते हैं तो मिश्रण को भी आगे जाके 2 भागों में बांटा जाएगा और यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे। या किसी को आप लोग समांगी विषमांगी का नाम सुने होंगे? बताइए किसको कहते हैं? समांगी मिश्रण जो 2 पदार्थ एक दूसरे में घुल जाए और फिर से उसे अलग नहीं किया, उसको कहते हैं समांगी। अच्छा, अब विषमांगी किसको कहेंगे? जो घुल जाए और दिखे। नहीं सर, 2 पदार्थ समान मात्रा में मिलाते हैं, हाँ, तो उसे समांगी मिश्रण। 2 पदार्थ जो अलग अलग पदार्थ है वो कोई रैंडम मतलब कोई समान मात्रा में नहीं मिला, उसमें समान। जिसका जो मन है आप लोग तो बोल ही रहे हैं, लेकिन किसी का सही नहीं है। न तो सही है और न बोलने से स्पष्ट बोध हो रहा है। उतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें, ये बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक, डिफिकल्ट मतलब बहुत ज़्यादा समझने वाला टॉपिक है। जितना आपको आसान देखने में लगता है उतना ही आसान है नहीं। इसी को फिर आगे जाके जब मिक्सचर है, हाफी आ रहा है, तुरंत वीडियो शुरू होता है, सोना शुरू कर देते हैं। अजब स्थिति है, बंद कर दीजिए वीडियो से। अच्छा, पदार्थ को रासायनिक रूप से शुद्ध और अशुद्ध भाग में बांटे। शुद्ध रासायनिक पदार्थ में को फिर 2 भाग में बांटे, तत्व और यौगिक में, और तत्व को फिर 3 भाग में बांटे, धातु, अधातु और उपधातु में। और आप जो पूरा पीरियोडिक टेबल देखिएगा इसी से भरा पड़ा देखिएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। यौगिक को अगर पूछते हैं आपसे तो आप लोग कुछ नहीं बताते हैं। कोई है जो यौगिक बता देगा? यौगिक किसको कहते हैं, या यौगिक को पहचानिएगा कैसे, ये भी बता दीजिए तो जान जाएंगे। और हम बताएंगे ना, हमारे बताने के बाद एकदम ये बउआ लगने लगेगा, कहेगा सर एकदम तुरंत बता देंगे। यौगिक में जब भी यौगिक का बात आएगा तो आप फॉर्मूला का बात आएगा। किसका आएगा? और वो फार्मूला सेट रहेगा रेशियो पर। फार्मूला कौन सी पर रहेगा? रेशियो। मैथ में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रेशियो पर पढ़ा है। यानी अगर हम, आपको पता है H2O ये जल का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? जल का, वाटर का। तो ये इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात 2:1 है। कई ठो हाइड्रोजन और कई गो ऑक्सीजन, एक। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन आया कहाँ से? एलिमेंट से। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आया कहाँ से? एलिमेंट से, ठीक। और उस एलिमेंट को जब एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो अलग अलग तरह के यौगिक
का निर्माण होता है। गौर कीजिएगा, अगर ये नहीं पकड़िएगा तो ये भी समझ में नहीं आए। हमने कहा एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, एक निश्चित अनुपात में मिला रहे हैं। जैसे अगर जल बढ़ाना है तो हाइड्रोजन का कई ठो परमाणु, ऑक्सीजन का एगो लेके बनाए तो क्या बना, जल बना। क्लियर है ना। फिर अगर हमको नमक बनाना है, क्या बनाना है, नमक, तो सोडियम और क्लोरीन को लेंगे। हम आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सब बता चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है ना। तो सोडियम लिए और क्लोरीन लिए, तो क्या सोडियम का एक और क्लोरीन का एक लिए कि नहीं, यानी ये किस अनुपात में है, तो अनुपात निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है, अनिश्चित है, सॉरी निश्चित है। अनुपात क्या है, निश्चित है। एक और एक निश्चित हुआ, दो और एक क्या, इसके अगर एक एक के अलावा यहाँ 3 और यहाँ 1 लीजिएगा तो नमक बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। तो क्या इसमें निश्चित मात्रा है कि नहीं, तो ये भी शुद्ध रासायनिक पदार्थ के अंतर्गत आएगा। और इसमें हमेशा यौगिक का पहचान उसके फार्मूला से हो जाएगा। और जब ये फार्मूला होगा तो उसमें प्रयुक्त एलिमेंट की एक निश्चित अनुपात में मिलन करवाया जाएगा, जिससे किसका निर्माण होगा। लेकिन अगर मिश्रण हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो इसमें प्रयुक्त पदार्थों को किसी भी अनुपात में, जैसे आप बोले कि निश्चित, आप बोले निश्चित, आप क्या बोले पता नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब ये मिश्रण आया तो यहाँ पर निश्चित वाला बात क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ कौन वाला बात हो जाएगा, अनिश्चित वाला बात। जैसे आप लोग एग्जाम्पल दिया और अपने आप ही के एग्जाम्पल से आपको हम गलत साबित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने शरबत का एग्जाम्पल लिया, मिश्रण में किसका एग्जाम्पल लिया, शरबत का एग्जाम्पल लिया। तो ये गिलास है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। हम इसमें चार चम्मच क्या डाल दिए, चीनी। 4 चम्मच क्या डाल दिए, चीनी। तब इस शरबत बनेगा कि नहीं। अगर 3 चम्मच डालेंगे तब, और 5 चम्मच डालेंगे तब, तो 3, 4, 5 सब चम्मच में ये शरबते बन रहा है। तो कहाँ निश्चित अनुपात हुआ, नहीं ना हुआ। लेकिन शरबत तो मिश्रण हो गया ना सर। हाँ समझाएंगे, थोड़ा देर इंतजार कीजिए, सब समझाएंगे सर। हमने कहा मिश्रण में पदार्थों को निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाएगा। जब ये निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, और किसी भी अनुपात में मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिश्रण। फिर मिश्रण को 2 भाग में समझाते हैं, घबराइए ना। एक हो जाएगा समांगी मिश्रण और एक हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। इसको कहते हैं होमोजीनियस, और इसको कहते हैं हेट्रोजीनस, होमोजीनस मिक्सर और हेट्रोजीनस, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब प्रश्न उठता है कि इसमें और इसमें क्या अंतर दिखेगा। सर ये भी कुछ पदार्थों से मिलके बनेगा, तो इसका भी कुछ अवयव होगा। क्या होगा, अवयव। अवयव मतलब कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब जैसे अगर शरबत बना रहे हैं तो इसका अवयव पानी हो गया और चीनी हो गया। क्या हो गया, और इसका भी कुछ अवयव होगा, ठीक ना। यानी दोनों में अवयवों का प्रयोग होगा, कुछ भी अवयवों का प्रयोग होगा। लेकिन इसमें जो अवयव होगा, किसमें, समांगी मिश्रण में, वो आपको दिखेगा नहीं। वो आपको जो कर रहे हैं सरल भाषा में बताने का कोशिश कर रहे हैं, आप गौर कीजिएगा सर। समांगी मिश्रण के अवयव आपको दृश्य नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, दृश्य नहीं होंगे। दृश्य नहीं होंगे मतलब एक दूसरे में अच्छी तरह से क्या हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, और वो लगेगा कि नहीं एक ही है। जैसे आप अगर दूध पानी को मिला दीजिए, कुछ ही मिला दीजिए,
मिलाने के बाद आप उसको दूध बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर। बोलते हैं सर, बोलते हैं। चाय पत्ती, चीनी, पानी सबको मिला के चाय बना देते हैं। क्या बना देते हैं? चाय बना देते हैं। क्या उसके बाद आप बता सकते हैं कि कौन क्या है नहीं है? अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। फिर आप शरबत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शरबत। तो क्या उसके बाद उसके अवयवों को आप अलग अलग कर सकते हैं? नहीं। देख सकते हैं? नहीं। लगेगा कि सब मिलके एक ही बन गया है, एक ही कलर, सब कुछ एक ही हो गया है। किताबी भाषा में नहीं पढ़ा रहे हैं सर, समझदारी वाला भाषा में पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है। जबकि अगर आप विस्मांगी मिश्रण पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए आप पानी लिए और बालू लीजिए, ये दोनों को मिला दीजिए किसी मात्रा में, कोई दिक्कत नहीं है, मिश्रण तो होगा। लेकिन क्या ये आपको दिखेगा कि नहीं? पानी भी अलग दिखेगा। आप बारूद ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, बारूद। बारूद अभी दीपावली का समय है, आप किसी पटाखा को क्या कर दीजिए, खोल दीजिए, तो उसमें आपको अलग अलग तरह का अवयव मिलेगा कि लगेगा कि हाँ हाँ कुछ कुछ अलग अलग चीज से मिलके क्या हुआ है। यानी इसके अवयव दृश्य होंगे लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर के अवयव क्या होंगे? हाँ, ये अलग बात है कि इसकी एक सीमा होगी। तो फिर दूसरा टॉपिक वहाँ पर आएगा सेचुरेशन, मतलब संतृप्त का नाम सुने हैं आप लोग? नहीं। असंतृप्त एकदम चुप हो जाते हैं, कुछ पूछिए एकदम क्या हो जाते हैं। यही संतृप्त और असंतृप्त का कंसेप्ट लगेगा किसमें? बादल बनने में। कुछ बनने में, बादल बनने में, और बादल बन के कुछ होने में, वर्षा होने में। मान लीजिए कि एक बाल्टी है, बाल्टी में 10 लीटर पानी का क्षमता है, तो उसमें अगर पानी डाल रहे हैं तो कई लीटर तक अपने वो बर्दाश्त कर लेगी? 10 लीटर तक। 5 लीटर बर्दाश्त करेगी कि नहीं? कर लेगी, लेकिन उसकी सीमा कितनी है? तो 10 लीटर पानी भर दिए तो वो संतृप्त हो गया। लेकिन 10 लीटर के अलावा अगर आप डालिएगा तो क्या होगा? वो छलक जाएगा। क्या हो जाएगा? छलक जाएगा। ठीक है ना? उसी एक उससे समझाइए, कैसे समझिए कि ये जो पानी है, पानी में आप चीनी मिला रहे हैं, 3 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच आप घोले जा रहे हैं, घोले। एक समय ऐसा आएगा कि उसके बाद आप चीनी डालिएगा तो नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि चीनी का मात्रा ज्यादा। हाँ, तो चीनी का मात्रा ज्यादा होगा तो क्यों नहीं घुना? यहाँ पर एक वर्ड आपको ध्यान आएगा, इंटर जो कि परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर स्पेस। कौन वर्ड आएगा? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक स्थान। सर ये क्या हो गया? अंतर आणविक स्थान, ये क्या हो गया सर? याद है? यहाँ हम कहाँ गया, भौतिक आधार पर पदार्थ का डिवीजन करवाए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। यहाँ बात कर रहे हैं तो चीनी जो है सॉलिड है और पानी जो है क्या है? लिक्विड है। तो सर अंतर आणविक स्पेस सबसे अधिक गैस में होता है। सबसे अधिक कौन में होता है? गैस में। उसके बाद द्रव में होता है। किस में होता है? द्रव में, यानी लिक्विड में। लिक्विड में। और सबसे कम होता है सॉलिड में। इसको और अच्छा से समझिए। मान लीजिए ये है सॉलिड, क्या है? ये है लिक्विड और ये है गैस। अगर यह सॉलिड है तो यह जिस अवयव से मिलके क्या होगा? बनेगा, उसके अवयव काफी क्लोज होंगे। काफी क्या होंगे? क्लोज होंगे, काफी क्लोज। और जब ये अवयव इसके काफी क्लोज होंगे तो इसके अवयवों के बीच में जो स्पेस होगा वह बहुत कम होगा। बहुत कम होगा। ठीक,
जबकि अगर हम लिक्विड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लिक्विड में से द्रव, तो इसके जो जिससे मिलकर यह लिक्विड बना है, क्या सब लिक्विड एक ही पानी न बना है सर, क्या चीज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, तो क्या तेल भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिल, सबका अपना अलग अलग अवयव होगा। तो लिक्विड जिस अवयव से मिलके बनेगा उस अवयवों के बीच का जो स्पेस होगा वह सॉलिड से ज़्यादा होगा, उसके बीच का स्पेस जो होगा क्या होगा, सॉलिड से ज़्यादा होगा। और जो गैस होगा, और वह गैस जिस अवयव से मिलकर बना हुआ होगा उनके अवयवों के बीच का स्पेस मतलब खाली स्थान जो होगा वह लिक्विड से भी ज़्यादा होगा, लिक्विड से भी ज़्यादा होगा। क्या फिगर से भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब बताइए यहाँ पर किसी चीज़ को एडजस्ट करवाना कठिन है कि नहीं, यहाँ पर इससे आसान है क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा है, और इसमें और आसान है, ठीक है। तो हमने कहा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे अधिक किस में होगा, गैस में। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो सबसे अधिक, उससे कम और इससे कम। फिर अगर हम पूछेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल किस में ज्यादा होगा, तब उल्टा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तब सबसे अधिक किस में हो जाएगा, सॉलिड में, उसके बाद गैस में। क्वेश्चन समझ के जवाब दीजिएगा, आधा अधूरा पढ़िएगा तब इसी गलती सलती मार के चलाइएगा। हमने कहा अंतर आणविक स्पेस, स्थान पूछा तो किसका ज्यादा, उसके बाद लेकिन अब हमने क्वेश्चन को बदल दिया, हमने कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तब बताइए, हमने आपको गुरुत्वाकर्षण बल बताया था, उसमें बताया था द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के वित्त को समानुपाती होता। गुरुत्वाकर्षण बल भी तो फोर्स है, तो वो फोर्स लगेगा ना सर कि नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार अंतर आणविक बल भी एक बल है जो कि पदार्थ के अणुओं के बीच में या अवयवों के बीच में लगता है। तो जो ठोस में जब नजदीक है तो इसमें अंतर आणविक बल क्या लगेगा, उससे कम और सबसे कम। यानी अगर हम अंतर आणविक बल का बात कर दें, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का बात कर दें, तो सबसे अधिक सॉलिड में, उसके बाद गैस में। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक। उसी प्रकार अगर हम घनत्व का बात कर दें, किसका बात कर दें, घनत्व का बात कर दें, घनत्व मतलब डेंसिटी सघन घना, ठीक। तो डेंसिटी का बात कर दें तो डेंसिटी भी सबसे अधिक, उसके बाद ये सब आपका क्वेश्चन बन रहा है। ये सब क्या हो रहा है आपका, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से क्वेश्चन मिलेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से क्वेश्चन पूछेगा, डेंसिटी से पूछेगा, और वॉल्यूम मतलब आयतन जो होता है डेंसिटी का उल्टा होता है, डेंसिटी का। तो घनत्व मतलब घना और आयतन मतलब कम घना, नहीं घना, नहीं समझे। तो आयतन मतलब समझिए, या अच्छा समझना तो ऐसे समझिए, आयतन मतलब किसी भी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान, किसी भी पदार्थ द्वारा स्थान। आप बताइए 1 केजी आप क्या ले लीजिए, आलू ले लीजिए। 1 केजी क्या ले लीजिए, आलू ले सकते हैं कि नहीं। 1 केजी आप दूध ले लीजिए। कहेगा सर पागल हैं क्या, दूध तो लीटर में होगा, क्या दूध केजी में नहीं होगा, क्या नहीं होगा केजी में। तो 1 केजी आप क्या कर लीजिए, दूध ले, और 1 केजी आप हवा ले लीजिए, गैस ले लीजिए। 1 केजी गैस भराएगा कि नहीं, नहीं पता है तो घूम लीजिए। जब आप साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, ट्रक बस चलाते हैं, तो उसके हवा उसमें भराता है कि नहीं भराता है। आप उसका वजन भराने से बढ़ेगा कि नहीं। तो 1 केजी आप क्या ले लीजिए, और
तीनों को छोड़ दीजिए, तीनों को, आलू को छोड़ दीजिए, तब देखिए कितना दूर फैला। 1 केजी दूध बोले थे कि पानी, दूध अगर लिए तो उसको भी छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए वो कितना दूर फैला। और हवा को लीक कर दीजिए, मार दीजिए, जैसे आप बर्थडे में बैलून फोड़े थे, ठीक ना। उसके बाद देखिए तो सबसे अधिक फैलाव किसका होगा, यानी सबसे अधिक स्थान कौन घेरा, और स्थान घेरने को ही तो आयतन बोल रहे हैं, स्थान घेरने को ही तो क्या बोल रहे हैं। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे अधिक आयतन गैस का होगा, उससे कम और सबसे कम, तो घनत्व का उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। अरे हाँ चाहे नहीं बोले ना, यानी सबसे अधिक आयतन किसका होगा, गैस का, उसके बाद लिक्विड का। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। यानी अगर स्थान छेकने की बात आई, सबसे अधिक स्थान छेकेगा कौन, स्थान छेकना सबसे अधिक गैस का, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद गैस का। और ये सब बात समझ में आ गया ना। अब देखिए ये है लिक्विड, इसमें जगह है तो ये डाले तो रह गया, ये डाले तो रह गया, ऐसे ऐसे रह जाए। लेकिन जब ऐसी डालते डालते इसके बीच का जगह भर जाएगा सर, तो क्या फिर उसके बाद डालिएगा तो वो आपको एडजस्ट करवा ले पाएगा, नहीं। आप अभी एक बेंच पर 5 बच्चा बैठ रहे हैं, कितना बच्चा बैठ रहे हैं, 5 बैठा, मान लीजिए क्षमता है बैठने का, आप मान लीजिए 2 गो है, लेकिन 5 गो बैठ सकते हैं ना सर। तो लेकिन 5 बहुत ज़्यादा होगा तो कोच कांच के एक आध गो को और एडजस्ट करवा लीजिएगा, 6 गो बैठ जाए। लेकिन अगर 7वां आएगा तो नहीं ना हो जाएगा सर। यानी बैठाने की जो मैक्सिमम सीमा होती है उसी को उसका कहते हैं सेचुरेशन स्टेज, यानी संतृप्त होने की सीमा, संतृप्त होने की सीमा। जैसे आपकी बैठने की सीमा बहुत ज़्यादा कीजिएगा तो 6 को बिठा दीजिएगा, उसके बाद तो नहीं बिठा जाएगा। तो उसी प्रकार सर हमने कहा, तो ये जो घुला रहा है चीनी को, कैसे घुला रहा है, अपने बीच में जो स्पेस है, ये लिक्विड, यही ना लिक्विड है, उसमें वो उसको जगह दे रहा है। लेकिन जब ऐसे आप चीनी डालते जाएगा वो जगह फुल हो जाएगा, उसके बाद वो एडजस्ट कर पाएगा चीनी को, नहीं। यानी अपने सेचुरेशन की अवस्था से के बाद वह तब वहाँ पर प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। ये सब वर्डो आप लोग सुने होंगे कि नहीं, मतलब उसके बाद चीनी का जमाव शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले आप सब घुल जा रहा था, जमाव नहीं हो रहा था, लेकिन अब सेचुरेशन स्टेज से ज़्यादा आप चीनी डालें तो उसका क्या शुरू हो जाएगा, जमाव, बासम, उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक ना। तो हाँ, तो ये शरबत का फंडा बताया आपको, किसका ठंडा, अरे बताने के क्रम में सर बहक जाते हैं, कम ही बताना था, अब बताते बताते इधर से उधर चले गए, उधर से उधर, जाना नहीं। आप लोग रोकते काहे नहीं हैं, रोकना चाहिए, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे होमोजीनियस मिक्सचर का और हेट्रोजीनियस में। इसके अवयव को आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, यस सर कहते हैं, नहीं लिखल है तैयो यस सर कहते हैं। बारे बहादुर, यही तो आप क्लास में हैं। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण समझ में आ गया, ठीक। फिर हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। फिर क्या सर, ये मिश्रण है, जैसे यहाँ पर जो मिश्रण दिया चीनी पानी का, यानी ये सॉलिड और ये लिक्विड का, हाँ चाहे नहीं, उसी प्रकार सॉलिड में सॉलिड भी मिला सकते हैं, मिला सकते हैं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलिए, क्या आपने कहे ना, आपका विज्ञान है बउआ, बंद कर दें, नहीं ना, तो सोचिए, कमजोर है एकदम, दिमाग कोची है, इसीलिए गार्जियन कहता है साइंस पढ़ता है, तो हाँ तब ठीक है। बंद कहाँ कर रहे हैं सर, गलत चीज बोल रहे हैं जो एकदम गधा। तो क्या कर रहे हैं सर आप, डला गया खूब की। क्या बोल रहे थे सर, सॉलिड, चुप हो गए आप लोग कि सॉलिड में सॉलिड नहीं। मेन दिक्कत है ना सर कि हमारा रट्टू मल वाला हिसाब किताब नहीं है।
तो रट्टू रट्टू मतलब रहता हूँ ना कि हाँ ये पेज रटे हुए हैं, ये पेज को बोल दिए, इस पेज को लिख दिए, नहीं समझे, वो तो हिसाब किताब है नहीं। आप डिस्टर्ब कीजिएगा तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, लिंक टूट जाएगा, ठीक है ना। तो फिर कुछ बोल रहे सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड बोले आप लोग फंस गए, नहीं बता पा रहे हैं कि सॉलिड। समझिए सर, एग्जाम्पल देंगे तो समझ। सबसे सबके घर में एग्जाम्पल, आपकी मम्मी, भाभी, चाची, बहन, बीवी जे भी होगी, वो अगर चावल बनाने जा रही है तो उसमें से कंकड़ चूटती है कि नहीं? तो क्या चावल द्रव है? ठोस है। कंकड़ द्रव है? ठोस है। तो ठोस में ठोस का मिश्रण हुआ कि नहीं? एकदम डट के बोल रहा है नहीं सर, बोले ठोस में ठोस का मिश्रण। अगर आप धान कटा गया होगा, धान कटाता है, गेहूं कटाता है, उसका दौनी करते हैं, तो उसमें चावल मिला हुआ है, उसका भूसा मिला हुआ है, दोनों को चीज है, ठोस है, दोनों क्या है? ठोस। वो ठोस में ठोस के मिश्रण होले कि नहीं होले? अरे बोला ना हाँ चाहे नहीं। क्या घर बना रहे हैं आप? अभी घर बना रहे हैं ना, देखते होइएगा मिस्त्री जब आता होगा तो बड़का सा चलनी जैसा रखा होता होगा, उस पर बालू चालता होगा, तो बालू जो आपका यूज करना हो नीचे, ऊपर में कंकड़ जैसा रह जाता होगा। तो क्या वो ठोस में ठोस का मिश्रण है कि नहीं? कितना समझाए पर तो सोचबो तब ना, सोचिएगा सब कुछ दिखने लगेगा। कहेगा नहीं सर हमको सोचना वोचना नहीं है, हमको रिजल्ट लेना। हमारे पास ऐबे मत कीजिए आप, रिजल्ट लेना है तो मार्केट में बहुत से टीचर हैं, और कहीं मत जाइए, किताब खरीदिए, रट लीजिए, 10 गो सेट के क्वेश्चन को रटिए, कहीं ना कहीं टोका फंसिए जाएगा। नॉलेज बढ़े चाहे नहीं बढ़े, रिजल्ट तो हो जेबे करेगा। तो ठोस में ठोस का मिश्रण हो, अब मानने के लिए तैयार क्या अभी होना है? अब मान लीजिएगा, बड़ा समझदार है। द्रव और ठोस का मिश्रण तो तुरंत मान लीजिएगा, क्यों नहीं मानिएगा? और द्रव में द्रव का मिश्रण भी हो सकता है। द्रव में क्या हो सकता है? अब प्रश्न है कि अधिकतर जो है दुनिया में, दुनिया क्या होता है हम आपको एक कविता के माध्यम से ही समझा चुके हैं। दुनिया में अधिकतर चीज आपको जो मिलेगी प्रकृति में, वह मिश्रण के रूप में ही क्या करेगी? मिलेगी। आप अगर एलिमेंट निकालते हैं तो वो उस आपको अयस्क के रूप में मिलेगी। और अयस्क तो चिंता नहीं करा सर, समय तो सब बतेबो। तोरा के नील बट जुट्ठे के ग्रेजुएट है, नाम मात्र के, पचमा के चीज भी पता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, बेकार साइंस शुरू किए, कुछ पता। तो अधिकतर चीज जो मिल रहा है प्रकृति में, वो किस रूप में मिल रहा है? अयस्क के रूप में। की तो अजीब है, मिश्रण के रूप में। किस रूप में मिल रहा है? और हम उसको शुद्ध रूप में बदलते हैं, अपने उपयोग के रूप में बदलते हैं। तो अपने उपयोग या मिश्रण से जो जरूरी चीज है वो हम अलग करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग मेथड का प्रयोग किया जाता है, और उस मेथड से भरपूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रटे तो कई बार होंगे, कुछ नहीं आता है, क्या आप उस मेथड को समझे ही नहीं? तो समझिएगा तब ना। जैसे हमने कहा, समझिए, घर में अगर चावल से कंकर को निकाल रहे हैं तो उसको कहते हैं हैंड पिकिंग मेथड, मतलब हाथ से चुनने की प्रक्रिया। तो क्या वहां मिश्रण को अलग कर रहे हैं कि नहीं? चावल और कंकर में। बोलो ना हाँ चाहे नहीं। अगर जो हम भूसी वाला और चावल वाला बात किए, उसको कहते हैं फटकने की प्रक्रिया। जैसे आप घर में सूप से फटकते हैं, तो सूप से क्या करते हैं तनी बताओ तो? अलग जो अरे हाँ, अलग फाड़ देते हैं, चिड़ देते हैं, कुछ, लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। सब रोज करता है लेकिन कभी सोच नहीं ना पाता है। विज्ञान सोचना सिखाता है, इसलिए आदमी आर्ट्स की ओर भाग जाता है। अरे आप हवा देते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? सूप से।
और अगर उसी को बड़ा मात्रा पर थ्रेशरिंग किया जाता है तो वहाँ भी क्या दिया जाता है, हवा दिया जाता है, और उस हवा के बीच से मिश्रण को गुजारा जाता है, जिससे हल्का पदार्थ दूर जाके गिर जाता है और भारी पदार्थ, ये समझ में लो कि नहीं समझ में, ठीक ना। करते सब हैं लेकिन समझिएगा नहीं। फिर आप लोग नाम सुने होंगे क्रिस्टलाइजेशन, रवाकरण, आप लोग नाम सुने होंगे डिस्टिलेशन, आसवन, नामों नहीं सुने हैं भाई, महाराज। आप लोग नाम सुने होंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। इस सब से परीक्षा में क्या किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो जमीन से पहले क्रूड हुआ है ना, वो भी किस रूप में रहता है, मिक्सचर के रूप में, तो उसको जो अलग किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिल। अब क्या होता है वो तो आगे की प्रक्रिया, आपको तो नामों नहीं सुना है तो सर बातें खत्म है, ठीक ना। वो कई परत में बढ़ता है, पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन में, आपका एलपीजी में, किस मेथड से, फ्रैक्शनल। परीक्षा में खूब क्वेश्चन पूछे, सर साइंस का क्वेश्चन नहीं बनता, काहे बनेगा, नील बट्टे सन्नाटा से कहीं क्वेश्चन बनता है। तो कहाँ पर आसवन लगेगा, कहाँ पर प्रभाजी आसवन लगेगा, कहाँ पर रवाकरण लगेगा, ये सब कहाँ पर लगेगा, इससे पहले जाना जरूरी है ये होता क्या है, और कहाँ पर टेम्परेचर का अंतर होगा तो ये करेंगे, कहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर, सबका प्रक्रिया है। तो उस सब चीज़ को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। छापिए जो छापना है।